हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ओके, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम डिस्कस कर रहे थे। और कल हमने ये थियरी स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमें ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायन मेटल्स में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे वो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे या बेस प्रोड्यूस करेंगे, या उनका नेचर एम्फोटेरिक होगा, वो सब कुछ हमने यहाँ तक का डिस्कस कर लिया था, याद है ना? ओके, तो क्या था वो, एक क्विक रिवीजन देखे तो सबसे पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेना है मेटल का। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, ओके, और +4 से कम हो तो वो बेसिक। अगर +4 ही हो तो जनरल केस में +4 हो तो तुम एम्फोटेरिक लिख सकते हो, यस। अगर एसिडिक हुआ तो उसका कौन सा नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा या आयनिक नेचर बढ़ेगा, वो भी हमने बोला था। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और एसिडिक मीडियम है वो, तो उसका कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होगा और आयनिक नेचर डिक्रीज होगा, ओके। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसके तो उसका आयनिक नेचर अच्छा होगा, ओके, और कोवेलेंट नेचर डिक्रीज्ड होगा, ओके, ये हमने डिस्कस किया था। सो आयनिक नेचर, कोवेलेंट नेचर, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, वो सब कुछ हमने किसके बेस पर बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर, तो वो हमने डिस्कस किया। फिर एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए थे मैंगनीज एंड क्रोमियम के, ओके, तो उसमें फिर वो डायरेक्ट रूल नहीं लगा देना है कि +4 है, उससे ज्यादा है तो ये एसिडिक, उससे कम है तो बेसिक, ऐसा उसमें डायरेक्टली नहीं लगाना है, ओके। वहां पर अलग है, एक्सेप्शंस है मैंगनीज और क्रोमियम के कंपाउंड जो है वो, तो उसके लिए हम वैसे ही रूल अप्लाई करेंगे, वो तो याद ही रखना है हमें। और बाकी यहाँ बुक में ना गिवन हो लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जाम में पूछ ले कुछ भी कंपाउंड बनाकर, ओके, जैसे TiO2 ऐसे बना दिया, ओके, तो TiO2 बना दिया। अब यहाँ पे बुक में पता नहीं TiO2 का एग्जाम्पल हमें गिवन है या नहीं गिवन है, देखो TiO2 है ही नहीं, लेकिन तुम्हें पूछ लिया कि TiO2 है, ये रहा है, देखो ये रहा TiO2 ऑक्सोकैटायंस, ओके, तो ये TiO2 है तो वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ओके। अगर किसी के रिस्पेक्ट में भी ना पूछे, सिर्फ इतना बोले कि वो एसिडिक हो गया या बेसिक, तो हम वही फंडा लगाएंगे। तो TiO2 मतलब क्या, O-2, O-2 इंटू 2 -4, -4 मतलब Ti क्या हो जाएगा, +4 मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर, ऐसे, ओके। फिर TiO2 एम्फोटेरिक है तो फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं अकेले ऐसे ही डिफरेंटली कि TiO का क्या होगा, तो TiO O का -2 मतलब Ti का क्या हो जाएगा, +2 मतलब +4 से कम है मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और अगर ज्यादा होता तो एसिडिक हो जाता। वैसे कोई भी कंपाउंड पूछे तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बता देना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, वो तो समझ में आ गया, वो तो याद है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें 2 देखने हैं, ओके, आज एक देखेंगे फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, क्योंकि फिर आधा रह जाएगा तो मजा नहीं आएगी। तो हम एक कंपाउंड पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और वो कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। कौन सा कंपाउंड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। याद हो तो जैसे कि हम केमिस्ट्री में बाकी सब चीजें पढ़े थे आगे, तब हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम लेते थे, किस तरह लेते थे, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे लेते थे, KMnO4 ले लो या तो फिर K2Cr2O7 ले लो, ऐसा हम लेते थे। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऑक्सीडेशन एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा दूसरों का और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो वही चीज यहाँ पर हमें पूरा डिटेल्ड में तुम्हें ऐसे ही पूछ लेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसा ना पूछे तो मेकिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और से यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितना भी करके क्वेश्चन पूछे, यही पूरी थियरी है। तो अच्छे से मेकिंग भी कैसे है वो अभी हम समझेंगे, एकदम दिमाग में छाप लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है। अच्छा चलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले तो फॉर्मूला याद ही होगा, फिर भी याद ना हो तो याद रख लो, K2Cr2O7। पोटेशियम बोला है इसलिए K2Cr2O7, अगर पोटेशियम ना बोलते और बोलते कि डाइक्रोमेट आयन तो हम क्या बोलते हैं, Cr2
K2Cr2O7 है तो Cr2O7 जैसा है वैसा ही वो K2 को हटा दो और वहां पे -2 लिख दो, तो वो डाइक्रोमेट आयन हो गया। ओके हाँ, सो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, सब कुछ याद रखना है हमें। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन, तो सबसे पहले यहाँ पर यूज दे दिए गए हैं तो हम 1 by 1 यूज याद रखते हैं। क्या है उसके यूज मतलब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री, तो जो लेदर इंडस्ट्री है, चर्म उद्योग, ओके, उसमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। पहला हो गया लेदर इंडस्ट्री। एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स, तो बहुत सारे एजो कंपाउंड्स में ऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है। एजो कंपाउंड याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया, डायएजो कंपाउंड पढ़ा था ना, वो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर उसका प्लस लिख के Cl-, डायएजोनियम क्लोराइड, और फिर उसके बहुत सारे कंपाउंड डिस्कस किए थे। ये एमोनिया वाला सेकंड लास्ट चैप्टर वाला याद आया? ओके, तो वही प्रोसेस में वो ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है। तो एक ही सेंटेंस में दो यूज हमने लिख लिए, मतलब याद रख लिए, एक तो लेदर इंडस्ट्री और दूसरा ऑक्सीडेंट के तौर पर, कहां पर, प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स होंगे उसमें। अच्छा ठीक है। थर्ड वन, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट, तो डाइक्रोमेट जो होता है Cr2O7 वो जनरली क्रोमेट में से बनता है, CrO4। ओके, डाइक्रोमेट बनता किसमें से है, क्रोमेट में से बनता है। ओके, which in turn are obtained by the fusion of the chromite ore। ओके, क्रोमाइट ओर से बनता है। ये कैसे बनता है अभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब ये सेंटेंस यूज नहीं है, ये सेंटेंस तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, यूज हमें पहले बता दिया। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, मतलब डाइक्रोमेट आयन बनाना स्टार्ट हो गया। तो क्या बोला है, डाइक्रोमेट बनता है क्रोमेट आयन में से। अच्छा ठीक है, क्रोमेट आयन कहां से बनता है, तो लिखा हुआ है देखो, क्रोमेट आयन कहां कैसे बनेगा, तुम्हें क्रोमाइट, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट का ओर लाना पड़ेगा, खनिज ओर। ओके, तो क्रोमाइट का ओर लेके आ गए हम। तो देखो इसको हम थोड़ा अच्छे से, तुम याद रखने के लिए इसको तोड़ के अलग वे में याद रख सकते हो। मैं ऐसे याद रखता हूं, कैसे कि कहां गया चाहिए भाई, हाँ से, ये है अपना FeCr2O4, तो मैंने यहां पर लिख दिया FeO डॉट, तो FeO लिख दिया, तो बाकी क्या बचा, Cr2O3 ऐसे लिखो। अब देखो है वही चीज, ओके, लेकिन ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, ये FeO तुम्हें डायरेक्टली निकाल देना है। ओके, तो वो समझ में आ जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे तब। तो FeO यहां से अकेले रख दिया, और फिर यहाँ पे बाकी क्या बचा, Cr2O3, वही चीज लिखी हुई है। ये किसका फॉर्मूला है, आयरन के ओर का फॉर्मूला है। ओके, जो खनिज हम निकालते हैं, तुमने मतलब ऐसे ऐसा समझो, अर्थ क्रस्ट में ऐसे डिगिंग किया तो वहां से तुम्हें आयरन का ओर मिल गया, वो ओर जो है वो क्या है, FeOCr2O3 या फिर FeCr2O4। आयरन का ओर बोलो या आयरन और क्रोमियम का ओर बोलो, दोनों वही है। ओके, विथ सोडियम, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट मतलब सोडा होता है, वो तो याद करो 10th क्लास। ओके, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, वो हम पढ़ते थे ना। ओके, वो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वो सब पढ़े थे। तो Na2CO3 याद आया। ओके, तो सोडियम होगा तो Na2CO3, पोटेशियम होगा तो K2CO3, लाइक दैट। तो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, मतलब कि फुल फॉर्म में हमें इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाना है। क्यों ऑक्सीजन प्रोवाइड, अरे ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे। द रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट ऑकर्स एज फॉलोज, तो ये रिएक्शन है। ओके, देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने ले लिया है FeCr, ये लिया है, ऐसा समझो, ये हमने लिया हुआ है। सबसे पहले तुम गड्ढा खोदे, ओके, जमीन में से निकाल लिया ओर, ये जो ओर निकाल लिया उसका फॉर्मूला FeOCr2O3 निकाल लिया। अब उसको तुमने कंटेनर में, जहां रिएक्शन करनी है कंटेनर में से खोदा तुमने, ओर लिया, कंटेनर में डाल दिया। अच्छा, अब वो कंटेनर में एक पाइपलाइन डाल दी, वहां से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। दूसरी पाइपलाइन भी डाल दी, उसमें से क्या जा रहा है, सोडा जा रहा है। कौन सा सोडा, सोडियम का, से Na2CO3। डन, इतना कर दिया। अब गर्म करना है। क्या किया, फिर से देखो ध्यान से, गड्ढा किया, और निकाला। ये क्यों, क्योंकि तुम विजुअलाइज करो, तुम गड्ढा कर रहे हो, तुमने गड्ढा किया, वो घर के पीछे, तुम्हारे घर के पीछे से निकाल दिया, ऐसा समझो। तो जमीन में से निकाला तुमने ये, और कंटेनर में रख दिया, एक पाइपलाइन लगाई, उसमें से ऑक्सीजन जा रहा है,
दूसरी पाइपलाइन लगाई, उसमें से सोडा जा रहा है, सोडा मतलब Na2CO3 जा रहा है, अब उसको तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, इतनी एक्टिविटी हो गई। ओके, तो अब उनको गर्म कर रहे हैं, तो देखो ये हमने ले लिया जो और था वो, फिर उसमें हमने सोडा डाल दिया और ऑक्सीजन डाल दिया, अब हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो अब उनको गर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज मिलेगी, वो चीज केमिकल रिएक्शन होगी, तो वो क्या होगा, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। ओके, क्या मिला, Na2CrO4 मतलब सोडियम क्रोमेट मिला, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट, लिखना हो तो लिख लो। ओके, इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट था, उसमें से हमें मिल गया सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट मिला। दूसरा क्या मिला, Fe2O3, और क्या हुआ, CO2। तो ये जो Fe2O3 है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फेरिक ऑक्साइड याद है ना। ओके, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, गैस। तो तुम्हें जो मिला उसमें एक सॉलिड है, एक गैस है, गैस तो चला गया एटमॉस्फेयर में, सॉलिड है, और तीसरी भी एक चीज है, कौन सी, ये सोडियम क्रोमेट। अब तुम क्या करोगे, इसमें पानी डाल दो। जैसे ही इसमें पानी डालोगे, ये सोडियम क्रोमेट जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनाता है, मतलब बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ओके, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। अभी डिसॉल्व हो गया, मतलब क्या किया तुमने, क्या किया, देखो फिर से गड्ढा किया और लिया, कंटेनर में डाला, एक पाइपलाइन, दूसरी पाइपलाइन, एक पाइपलाइन में से ऑक्सीजन, दूसरी पाइपलाइन में से सोडा, तो सोडा मतलब Na2CO3, गर्म किया, केमिकल रिएक्शन हो गई। अभी जो तुम्हारा बना है वो कंटेनर में ही है, कंटेनर में CO तुम्हें ऐसे गैस निकलने दिखाई दिया, तो वो क्या था, CO2, गैस निकलते दिखाई दिया, वो CO2। बाकी सब कुछ दो चीजें पड़ी हुई हो कंटेनर में ही है। कंटेनर में दो चीजें क्या क्या है, एक तो है सोडियम क्रोमेट और दूसरा है अपना Fe2O3, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया, इसके अंदर जैसे ही तुमने पानी डाला तो वो तो सॉलिड है और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कौन, Fe2O3। तो Fe2O3 डिसॉल्व होने वाला नहीं है, सोडियम क्रोमेट डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये तुम्हारा डिसॉल्व हो गया। और ये इसका कलर जो तुमने बनाया उसका कलर क्या है, येलो कलर। कौन सा कलर है, येलो कलर। मतलब जो तुमने कंटेनर में, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया, जब गर्म किया तो फाइनल जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई कौन से कलर का रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। अब ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, उसमें तुमने पानी डाल दिया, जैसे ही तुमने पानी डाला तो जो सोडियम क्रोमेट है वो डिसॉल्व हो गया, और वो जो अपना Fe2O3 है वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो फिर तुमने क्या किया, फिल्टर यूज कर लिया, फिल्टर यूज कर लिया, डाल दिया, फिल्टरिंग कर दिया, तो ऊपर सॉलिड बच गया और नीचे चाय की तरह, चाय नीचे आ गई और चाय पत्ती ऊपर रह गई। ओके, वो जो चाय नीचे आ गई वो क्या है, वो हमारा सॉल्यूशन है। वो कौन सा सॉल्यूशन है, Na, सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है। ओके, और वो जो ऊपर बच गया वो क्या है, चाय की पत्ती, Fe2O3। इतना समझ में आ गया, ये पूरा पूछा जाता है, हाँ एग्जैक्ट डिट्टो। और कई बार तो एक मार्क में सिर्फ ये एक इक्वेशन भी पूछा जाता है, सिर्फ ये पहला अभी जो हमने डिस्कस किया वो इक्वेशन एक मार्क में पूछा जाता है विथ बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए नंबर याद रख लो, 487 एंड 828, सीक्वेंस यही रखना। ओके, तो डायरेक्टली नंबर ही याद रख लो, हमारे सर ने तो ऐसे नंबर ही याद करवा लिया था, बहुत पहले की बात है। अच्छा, तो 487, लेकिन सीक्वेंस यही रखनी पड़ेगी, उल्टा पुल्टा मत कर देना। फिर 487 में सबसे पहले तुम्हें लेना पड़ेगा क्या, और फिर दूसरा क्या लेना पड़ेगा, सोडा, और तीसरा क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। ओके, तो 484 हो गया। फिर जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सबसे पहली प्रोडक्ट तुम क्या लिखोगे, क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, दूसरी प्रोडक्ट लिखोगे Fe2O3, और तीसरा जो CO2 है वो। ओके, तो वहां क्या है, 828, 828। ओके, यहाँ क्या है 828 और यहाँ क्या है 487। डन। ओके, ये सब नंबर इकट्ठा, नंबर याद कर रहे हो तो देखो, फिर हर जगह ऐसे नंबरिंग करते जाओगे तुम सब मिक्स हो जाएगा, कौन सा किसका नंबर था। लेकिन जो पूछा जाता है बहुत बार, उसके लिए मैं बताता हूँ। देखो मैं सबके लिए ऐसे बताया नहीं है हमने, केमिस्ट्री तो खत्म होने आया आपने। लेकिन जहां पर बैलेंसिंग जरूरी है, पर्टिकुलरली PYQ ऐसे ही पूछते हैं कि भाई ये इक्वेशन लिखो विथ बैलेंसिंग, बैलेंस भी करो उसको। तो फिर तुम्हें करना हो तो कर लो, या ना करना हो तो डायरेक्टली नंबर याद रख लो 487, और उसके बाद डायरेक्टली क्या है अपना 828। ओके, तो नंबर देखो यहाँ पे नंबर है, बाकी सब चैप्टर में मैंने ऐसे तुम्हें याद नहीं रखवा है। जहां जरूरत है वहीं याद रखेंगे ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा क्या था। जैसे कि
वहां पर कलर वाला था, तो कलर वाला याद है ना, नंबरिंग कौन सा था, 22, 22 नंबर का क्या था, हाँ CuCr तो था, लेकिन वो 22 नहीं, उससे पहले वाला 22, वको मको की बात कर रहा हूँ यस, मैंगनीज एंड क्रोमियम मको था। ओके, तो Mn+2 एंड Cr+2। ओके, तो Mn+2 Cr+2, तो वो कलर कौन सा देता था, पिंक कलर देता था, याद आ गया। ओके, Mn+2 एंड Cr+2 कौन सा कलर देता था, पिंक कलर देता था। वो कलर्ड कंपाउंड्स में हमने पूरा का पूरा टेबल याद रख लिया। फिर वो 22 नंबर के बाद कौन सा नंबर था, वेरी गुड, 233 नंबर था। तो वो 233 नंबर किसका था, विक्रम का। ओके, तो वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 एंड मैंगनीज +3। उसके बाद कौन सा नंबर था, वेरी गुड, 322 नंबर था। 233 फिर 322। 322 तो कौन है, वेनिफ है, लिलो वेनिफ। ओके, तो वो विक्रम कौन सा कलर देता था, वायलेट जामुडियो। ओके, और लिलो वेनिफ तो वेनेडियम, नी निकल, फ आयन। ओके, तो वेनेडियम, निकल एंड Fe, और वो कलर कौन सा देता था, ग्रीन, लिलो वेनिफ। ओके, फिर वापस ये 22 नंबर आएगा तो कुकर। ओके, तो वो वापस आएगा, तो उसके साथ नंबर कौन सा था, वेरी गुड। ओके, तो 43 नंबर था, तो 43 नंबर के साथ क्या था, वको, यस। ओके, तो 43 वेनेडियम एंड कोबाल्ट। तो 43 नंबर का वको था, तो V+4 CO+3। वो 22 नंबर का कुकर, तो +2 मतलब कि कु मतलब Cu एंड कर मतलब Cr, तो Cu का भी +2 और Cr का भी +2। और कलर कौन सा था, नहीं, वादड़ी वको। ओके, तो वो कलर था ब्लू, याद आया। फिर फैटी पिज्जा, तो वो भी याद है ना, फैटी पिज्जा का नंबर कौन सा था, 33, Fe+3 एंड Ti+3। उसका कलर था Fe का +3 का कलर था येलो, पिज्जा पीड़ो मतलब येलो, और जामली मतलब वायलेट। ओके, याद आ गया। और कलरलेस कौन से थे, स्कैंडियम, जिसमें भी 18 हो जाए या फिर जिसमें भी पूरे के पूरे भर दिए गए हो। ओके, तो जिंक भी आता था। ओके, क्यों, क्योंकि पूरा भरा है। तो फिर ये होता कब है, कलर्ड कंपाउंड क्यों मिलते थे, चलो मेन कंसेप्ट, क्यों कलर कंपाउंड मिलते थे इनमें, डी ब्लॉक में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मेन कंसेप्ट, ये तो हमने रट्टा मारा था। लोन पेयर्स एक रीजन, दूसरा मेन रीजन क्या था वो, हाँ सही है, ऑपोजिट, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यस। तो वो था मेन कंसेप्ट। क्या था हमारा, ये जो हमारी डी ऑर्बिटल है 5, उसका भी स्प्लिटिंग होता था। तो ये जो डी ऑर्बिटल है उसका स्प्लिटिंग होगा तो जो T2G है वो 3 नीचे और Eg है वो 2 ऊपर। तो डी ऑर्बिटल जो है उसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, मतलब कि डी ऑर्बिटल जो है उसमें पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है। तो पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है, इसलिए होता क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको एनर्जी मिलेगी, वो चले जाएंगे T2G में से Eg में, वहां स्टेबल नहीं रहेंगे, तो वहां से वो रेज निकाल के वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो जो कलर था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने को मिलेगा। ये था उसका कंसेप्ट, याद आ गया। ओके, ये क्यों पूरा ये अभी क्यों रिवाइज किया, नंबर की वजह से, कि नंबर मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर अभी हमने नंबर कौन सा पढ़ा, 487, 4 उसका 88 फिर 7, 487, और उसके बाद कौन सा पढ़ा, 828। डन। ओके, याद रह गया, फिर से छप गया दिमाग में। क्या किया हमने, खोदा पहले, तो वहां से निकाला और कौन है, आयरन, मतलब हमारा आयरन और क्रोमियम का ओर है, उसका फॉर्मूला FeO पहले लिख लो, Cr2O3। ओके, तो Fe वो याद रह जाए वैसा है ना, देखो नहीं तो फिर ये याद रखना पड़ेगा, FeCr2O4, वो याद रखो, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसे करना, तो यही चीज है। तो FeO × Cr2O3 वो लिया, कंटेनर में डाला, 2 पाइप डाले, एक पाइप में ऑक्सीजन, दूसरे पाइप में सोडा की जगह हम पोटेशियम और सोडियम का कार्बोनेट ले सकते हैं, तो हमने ले लिया Na2CO3।
3 वो ले लिया, गर्म किया, केमिकल रिएक्शन हुई, येलो कलर का कंपाउंड बना, CO2 गैसेस फॉर्म में है, निकल गया। जो बाकी बचा है उसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो हमारा जो क्रोमाइट है वो सॉल्यूबल है तो डिसॉल्व हो गया, और जो सॉलिड है Fe2O3 वो बाहर रह गया, ऊपर रह गया, चाय की पत्ती के जैसे ऊपर रह गया, और नीचे जो गिर गया, वो नीचे जो गिरा है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन जो डिसॉल्व हो गया था, क्रोमाइट का सॉल्यूशन, सोडियम क्रोमाइट का सॉल्यूशन जो डिसॉल्व हो गया था वो है। अब उसके अंदर हम एसिड डालेंगे एंड ऑल, अभी बुक में से पढ़ेंगे। ओके, एसिड डालेंगे और फिर हम बना क्या रहे हैं, K2Cr2O7। यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, सोडियम का क्रोमाइट है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। रुको, चलो यहां तक का समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड to give solution from which orange sodium dichromate Na2Cr2O7 into twice H2O can be crystallized। तो क्या बोले, पहले ये रिएक्शन हो गई हमारी, अभी ये गैस है निकल गया, ये सॉलिड है, इसको फिल्टर करके निकाल देंगे। ये जो बचा है अब येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट ये वाला जो है इज फिल्टर्ड, तो इसको फिल्टर कर दिया। तो फिल्टर करने से क्या होगा, फिल्टर करने से क्या होगा, तो वो बोला ही नहीं उन्होंने, पहले पानी डालना पड़ेगा उसके बाद फिल्टर करोगे ना। ओके, तो नहीं तो फिर फिल्टर किया तो ये क्यों ऊपर रह गया, ये भी नीचे आ जाता, लेकिन ये सॉलिड है और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और ये डिसॉल्व हो जा रहा है, इसलिए फिर ये नीचे आ गया और ये ऊपर रह गया, इसलिए बोल रहे हैं फिल्टर। तो बीच में लिख देना कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, पानी डाल रहे हैं। अच्छा, द येलो सॉल्यूशन of sodium chromate is filtered and acidified, acidified मतलब एसिड डालेंगे अब हम, तो एसिड डाल दो, with the sulfuric acid डाल दिया, to give a solution from which orange, अभी ये सॉल्यूशन मिल गया, मतलब क्या किया हमने, ऊपर तो Fe2O3 निकल गया, अब जो नीचे हमारा बचा है उसमें हम एसिड डाल रहे हैं। क्या डाला हमने, एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अच्छा, तो ये जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट, हमारे पास था सोडियम क्रोमेट, अब हमें मिल गया है सोडियम डाइक्रोमेट। डन, सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 एंड सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। क्रोमाइट बोल दो, मैं क्रोमाइट बोला था पहले, तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखो। तो सोडियम क्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट। डन, ओके, तो सोडियम क्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। कैन, अभी ये जो सोडियम डाइक्रोमेट मिला है इनटू 2H2O कैन बी क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज मतलब क्या, ये येलो, ये ऑरेंज कलर का है तो वो तो लिक्विड है। ओके, एसिड डाला ना, वो तो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, फिल्टर किया तो नीचे गिरा तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, अब सॉल्यूशन के फॉर्म में ही है और उसमें हमने वापस एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया तो उसका कलर चेंज हो गया, वो येलो से ऑरेंज कलर का हो गया, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन के फॉर्म में ही है, तो उसको सॉलिड तो बनाना पड़ेगा ना हमें, तो बोल रहे हैं कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, तो उसमें से ज्यादातर पानी निकाल दो, सिर्फ पानी के 2 मॉलिक्यूल्स रहने दो, तो इनटू 2H2O कैन बी क्रिस्टलाइज, मतलब उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं और फिर हमारा यूज कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक का, बस बन गया ये, अभी आगे दूसरे कंसेप्ट है, यहाँ बन गया। क्या किया अभी तक हमने, क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन देखी, क्या थी एप्लीकेशन, तो भाई बचपन से पढ़ते आ, बचपन से मतलब बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, यही पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन लेदर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज होता है, तो लेदर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ये तो लिख लिया। और फिर डाईएजो कंपाउंड जो बनाते हैं हम, उसमें भी ये ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है, तो ये यूज हमने लिख दिया। अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। प्रिपरेशन में क्या किया, फिर से रिवाइज बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें याद रह जाए। क्या किया, गड्ढा खोदा, वहां से निकाला ओर। ओके, तो वो जो ओर है वो क्या है, FeO इंटू Cr2O3, वो लिया कंटेनर में डाल दिया। कंटेनर में 2 पाइपलाइन जा रही है, एक सोडा की है, एक ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की जा रही है, सोडा मतलब Na2CO3 जा रहा है। अच्छा, गरम किया, जैसे ही गरम किया तो हमें मिल गया सोडियम क्रोमेट Fe2O3 एंड CO2, तो सोडियम क्रोमेट मिला Na2Cr4 Fe2O3 एंड CO2, ये मिल गया। अच्छा, ये जो सोडियम क्रोमेट है उसका कलर क्या है, येलो कलर। अच्छा, अब ये तो गैस है, निकल गया, और ये दोनों चीज कंटेनर में अभी पड़ी हुई है येलो कलर की। अच्छा, अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। जैसे ही हमने पानी डाला, तो पानी डाला मतलब ये सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, सॉलिड है और इनसॉल्युबल है। ये सॉल्युबल है तो वो पानी में सॉल्युबल हो गया।
ओके, ये सॉल्युबल हो गया और ये सॉल्युबल नहीं हुआ। अब उसको फिल्टर कर दो, फिल्टर करोगे तो ऊपर रह जाएगा Fe2O3, नीचे आ जाएगा हमारा सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन। अब सोडियम क्रोमेट तो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं भाई। तो अभी तो डाइक्रोमेट आया ही नहीं, सिर्फ क्रोमेट ही है। कौन सा है? सोडियम क्रोमेट। अच्छा, ये सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन हमारे पास है, फिल्टर किए करने के बाद उसमें हमने एसिड डाल दिया H2SO4। जैसे ही हमने एसिड डाल दिया तो वो जो सोडियम क्रोमेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाइक्रोमेट में। तो कैसे? देखो, Na2Cr2O7 into twice H2O मिल गया। कैसे मिला हमें? H2SO4 डाला, H2SO4 डाला तो वो क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ लिख दिया है ना कि येलो। हाँ, 2H2 क्यों लिखा है फिर? कौन सा वाला? ये वो तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए लिखा है, मतलब कि वो अभी हमने डिस्कस किया ना, Na2Cr2O7 ये है अपना सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन जब हमने किया तब, मतलब कि यहाँ ये कंडीशन में क्या है, ये मिल गया, यहाँ हमने पानी डाला। जैसे ही यहाँ पानी डाला ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व नहीं हुआ। फिर फिल्टर किया तो ये डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो ऊपर रह गया और ये नीचे आ गया। ये जो नीचे आ गया वो है येलो कलर का सॉल्यूशन। ये येलो कलर के सॉल्यूशन में हमने एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ये येलो कलर का कन्वर्ट हो गया ऑरेंज कलर में। ये ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन है वही है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट का ये तो सॉल्यूशन है, हम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ सॉलिड भी यूज करते हैं, सॉलिड। तो ये जो सॉल्यूशन है, जैसे ऐसा समझो नमक वाला पानी, तो ये तो सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे नमक चाहिए भाई, NaCl चाहिए। खाने के ऊपर में पानी, नमक वाला पानी थोड़ी ऐसे छिड़कूंगा, नमक छिड़कूंगा ऐसे। ओके, तो मुझे उसका क्रिस्टल फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या किया, अब ये जो सॉल्यूशन है येलो कलर, ऑरेंज कलर का, लास्ट में जो एसिड के पहले येलो कलर का, एसिड डालने के बाद ऑरेंज कलर का, ये जो सॉल्यूशन है उसमें से हम फिर उसका डिहाइड्रोलाइजेशन कर देंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे? क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल कैसे बनेगा? हम एनर्जी देंगे। जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी, ये चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, याद आया ना? बॉन्ड एंथैल्पी, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी हमने डिस्कस किया था। तो जितनी क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी हो उतनी ही होती है बॉन्ड एंथैल्पी। क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी मतलब जब क्रिस्टल बन रहा है तब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड जो ऑलरेडी है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी फिर से देनी पड़ेगी। जैसे NaCl का क्रिस्टल बन रहा है और 720 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो फिर से मैं 720 किलो जूल एनर्जी दूंगा तो Na और Cl अलग अलग हो जाएगा। ओके, वैसे तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें से क्रिस्टल बनाना है तो एक्स्ट्रा वाटर निकाल दो। एक्स्ट्रा वाटर निकाल दोगे तो थोड़ा वाटर तो रहेगा, वो थोड़ा वाटर है ये 2H2O, एक्स्ट्रा निकाल दिया। अंडरस्टूड? ओके, अब ये हमारा जो हमने वर्डिंग में लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखना है वो यहां है, देखो। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, ये है हमारा सोडियम क्रोमेट। अब उसमें हमने क्या डाला था? H2SO4 एसिड। तो H2SO4 में से क्या मिला हमें? ट्वाइस H+। बैलेंसिंग तो कर लेना, बैलेंसिंग इसका मेन है। ओके, यहाँ पर तो एक एक दो दो लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम एक एक दो दो करोगे तो बहुत लंबा बैलेंसिंग जाएगा। याद भी रखना है तो ऐसे याद रखना है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, वैसा रट्टा मार लेना है। बाकी ये सब तो तुम ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो कि ये 2 है H है तो इधर H2 है 2 है तो यहाँ पर 2H। ओके, तो इसमें ज्यादा फिर सब जगह ऐसे नंबर याद रखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये कितना लंबा प्रोसेस है, देखो 4 8 7 8 2 8, कितने लंबे लंबे नंबर्स हैं। तो तुम धीरे धीरे बैलेंस करोगे, एक H दूसरा H, एक O दूसरा O, तो बहुत टाइम लगेगा। उसमें हमने डायरेक्ट याद कर लिया, ये तो सिंपल ही है। ओके, एक एक दो दो है वो तो सिंपल है। सो सोडियम क्रोमेट, एसिड डाला था हमने उसमें तो सोडियम डाइक्रोमेट मिला Na2Cr2O7। अब उसमें से हमने ये जो ट्वाइस H2 है ना वो निकलेगा, ये जो ट्वाइस H2 है। ओके, जो एक्स्ट्रा था अंदर, मतलब पानी तो निकाल लिया, फिर थोड़ा H2O भी बचा ना, कैन बी क्रिस्टलाइज बोला है ना, ये लिखा है ना कैन बी क्रिस्टलाइज। तो ये तो क्रिस्टलाइजेशन से पहले है, अभी कैन बी क्रिस्टलाइज। तो क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो भी पानी निकल गया, Na2Cr2O7 ट्वाइस Na+ एंड H2। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो सोडियम क्रोमेट में से हमारा बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, ट्वाइस Na+ और H2 निकल गया। डन? ओके, लेकिन अभी भी ये कहां बना है K2Cr2O7, ये तो बाया हाथ का काम है। ओके, ये तो दाया है,
ओके चलो, सो Na2Cr2O7 ओके बन गया। इसमें डाल दो सपोज KCl। जैसे ही KCl डाल दोगे तो Na की जगह K चला जाएगा और Na बाहर निकल जाएगा Cl के साथ। ओके तो K चला गया तो बन गया K2Cr2O7 खत्म। ओके तो देखो, The sodium dichromate is more soluble than the potassium dichromate। देखा बोला है, सोडियम डाइक्रोमेट जो है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। द लेटर, ऐसा क्यों बोला हमने अभी पता चलेगा। द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद द पोटेशियम क्लोराइड। तो अभी पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दो, हमें हमारा जो चाहिए था वो मिल गया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया क्या किया हमने। फिर से अभी रिवाइज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बोला लिखा हुआ है उसको समझाता हूँ। सर KCl ही था, ओके तो यहाँ पर हमें K2Cr2O7 मिला। तो अगर Na को K से रिप्लेस ही करना था तो जब ये और निकाल के लाए थे और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पर तुमने सोडा डाला था तो सोडा में Na2CO3 था तो उसकी जगह पहले ही K2CO3 डाल देते। सोडियम क्रोमेट हमने डाला था, क्रोमेट बोल रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट डाला था हमने Na2CO3, उसकी जगह पोटेशियम कार्बोनेट ही डाल देते तो फिर Na को रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात सही है, लेकिन होता क्या, यहां पर हमारा बन जाता। सपोज मान लो कि यहां पर तुमने क्या यूज कर लिया K2CO3, यहां पर K2CO3 यूज कर लिया तो यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा K2Cr2O4। अब क्या करोगे, ये ज्यादा सॉल्युबल है पानी में लेकिन K2Cr2O4 ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। इन दोनों को अलग करना भी तकलीफ हो जाएगी, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो कि भाई हमें चाहिए क्या, K2Cr2O7 बनाना है, उससे पहले हमें KCrO4 बनाना है। Na2CrO4 की जगह हमें क्या बनाना है K2CrO4 वो बनाना है। तो फिर वही ऐड करो ना, वो ऐड नहीं करेंगे क्यों, तो वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। इसलिए कौन ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, K2CrO4 ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो हमें प्रॉपर अमाउंट मिलेगी नहीं। तो हम इनडायरेक्ट वे यूज कर रहे हैं। देखो दिस इज दी नॉलेज वी आर यूजिंग, अदरवाइज सीधा केमिस्ट्री यूज करते तो हम यहां डाल देते K2CO3। ओके तो मिलता तो सही, तुम्हें मिलता लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलता, वेस्टेज जाता। तो वो सब रिड्यूस करने के लिए थोड़ी रिएक्शन लंबी हो गई, 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो रही थी, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, तो 4 स्टेप। लेकिन हमें जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी तो बढ़िया है और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो इसलिए वो सेंटेंस लिखा हुआ है ये वाला। डाइक्रोमेट, सोडियम का डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल देन दी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो फिर तुम्हारे माइंड में वो क्वेश्चन ना आए कि सर Na2CO3 की जगह K2CO3 पहले से डाल दो। नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि वो डाला पहले से, तो फिर लास्ट में तुम्हें KCl ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा तो डायरेक्टली ही पोटेशियम डाइक्रोमेट ही मिलेगा। ओके लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हमें सोडियम कार्बोनेट ही डालना है, क्योंकि सोडियम का जो सोडियम क्रोमेट जो है Na2CrO4 वो ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू दी पोटेशियम क्रोमेट। ओके सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए तो हम Fe2O3 और वो क्रोमेट को अलग कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। अगर सॉल्युबिलिटी ही नहीं होगी, ऐसा समझो Fe2O3 सॉल्युबल नहीं है और हमारा पोटेशियम क्रोमेट डाला वो भी सॉल्युबल नहीं है, तो वो तुम्हें कंटेनर में पता कैसे चलेगा कि Fe2O3 कौन सा है और पोटेशियम क्रोमेट कौन सा है। अंडरस्टूड, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट वे यूज किया। हमने पहले सोडियम का कंपाउंड बनाया और फिर लास्ट में सोडियम को रिप्लेस कर दिया पोटेशियम से। अंडरस्टूड, इस दैट इज वाई ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके चलो, सो ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज आउट। तो भाई ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा इसका। The dichromates and the chromates and the dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the, ये इंपॉर्टेंट है, वापस रुको बताता हूँ। डाइक्रोमेट अभी हमने देखो पहले बनाया क्या क्रोमेट, उसमें हमने क्या डाला एसिड, फिर क्या बना डाइक्रोमेट, ये याद रह गया। पहले है क्रोमेट डाला एसिड, फिर बन गया डाइक्रोमेट। लेकिन सर मुझे डाइक्रोमेट नहीं बनाना था, मैंने गलती से एसिड डाल दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डाइक्रोमेट है तो तुमने क्रोमेट में एसिड डाला था तो तुम्हें क्या मिल गया डाइक्रोमेट।
क्रोमेट में तुमने एसिड डाला तो तुम्हें डाइक्रोमेट मिल गया, तो अब बेस डाल दो। समझ में आया? अभी करते हैं क्या। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में भी जा सकते हैं और डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में भी जा सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल है। कैसे कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो इंटर कन्वर्टिबल है, देखो अभी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। कैसे, देखो गिनते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर चेक करो, कहां गया ये तो दोनों सेम ही हो गया। ये रहा, ओके। देखो यहां पर हम चेक करते हैं Na2CrO4, मतलब क्रोमेट में चेक करते हैं ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 और इसका +2, इसका +2, इसका -8, तो उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 8 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा +6। डन। अभी इसका गिनो डाइक्रोमेट का, ऑक्सीजन का -2 मतलब -14, ओके। Na का +2 वो उधर गया +14, ये उधर गया -2, 14 - 2 12, दो के लिए 12 है तो एक के लिए वापस कितना आया +6, इसका भी +6, इसका भी +6, मतलब क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है +6, ओके। चलो हमने गिन लिया, ओके ठीक है आगे पढ़ते हैं। हाँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम, यस। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ये क्या है, देखो CrO4 -2, मतलब ये क्या है, क्रोमेट या डाइक्रोमेट, क्रोमेट। क्रोमेट में हमने एसिड डाला, ये रहा ट्वाइस H+, तो हमें मिल गया डाइक्रोमेट, और पानी ये मिल गया हमें। डन। अब अगर तुम बोलो सर ये नहीं चाहिए था मुझे डाइक्रोमेट, गलती से एसिड डाल दिया, कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारा डाइक्रोमेट है ये रहा, उसमें बेस डाल दो, OH- मतलब बेस डाल दो, H+ मतलब एसिड डाला था, OH- मतलब बेस डाल दिया, उसमें बेस डाल दो। जैसे ही इसमें बेस डाल दोगे वापस तुम्हें मिल जाएगा क्रोमेट। समझ में आया? पक्का? श्योर? अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताता हूं। सपोज क्रोमियम का कंपाउंड है हमारे पास, ओके। क्रोमियम का जो कंपाउंड है हमारे पास, तो पहले तो ये उन्होंने बताया नहीं। देखो जैसे कि इसमें हम एसिड डालेंगे तो ये हमारा डाइक्रोमेट बन जाएगा, इसमें हम एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट में बेस डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा, ओके। ये जब है हमारे पास, अब वो क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस सिर्फ लिख के छोड़ दिया है, क्या बोल रहे हैं, इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है, तो अब तुम उसमें से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहे हो, तो तुम पोटेशियम क्रोमेट के सॉल्यूशन की पीएच बढ़ाओगे या कम करोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इनडायरेक्ट वे में। यही कंसेप्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तुम सपोज क्रोमेट है तुम्हारे पास, पोटेशियम क्रोमेट है यार, पोटेशियम क्रोमेट है और डाइक्रोमेट बनाना है, तो क्रोमेट है और डाइक्रोमेट में जाना है, तो क्रोमेट का जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है उसकी पीएच तुम बढ़ाओगे तो डाइक्रोमेट में जा पाओगे, या उसकी पीएच तुम कम करोगे तो डाइक्रोमेट में जा पाओगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, पीएच क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे। क्यों, एसिड डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं तो एसिड की पीएच तो कम होती है। डन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रोमेट की पीएच कम करेंगे तो डाइक्रोमेट में जाएंगे, और डाइक्रोमेट की पीएच बढ़ाएंगे, OH मतलब बेस, और बेस की पीएच तो ज्यादा होती है 7 to 14, ओके, 8 to 14 ले लो। डन, ओके। तो डाइक्रोमेट की पीएच बढ़ाएंगे तो क्रोमेट में जा पाएंगे, और क्रोमेट की पीएच घटाएंगे तो डाइक्रोमेट में जा पाएंगे। इनडायरेक्ट वे में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके। तो फिर से एक बार क्या किया हमने, लास्ट में करेंगे रिवीजन, अभी सिर्फ समझते हैं क्या किया हमने।
सबसे पहले हमने यूज देखे, उसके बाद हमने प्रिपरेशन देखी, और प्रिपरेशन के बाद हमने प्रिपरेशन हो गई, और प्रिपरेशन के बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है वो इंटर कन्वर्टिबल है, और इंटर कन्वर्टिबल कैसे है कि भाई क्रोमेट में एसिड डाल रहे हैं तो डाइक्रोमेट मिल रहा है, तो डाइक्रोमेट में बेस डाल देंगे तो वापस क्रोमेट मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच बोला ना, तो वो पीएच को बढ़ाएंगे कम करेंगे उसके रिलेटेड बता दिया। डन, ओके चलो नेक्स्ट। ये देखो एक ही कंसेप्ट में कितने सारे कंसेप्ट हैं। ओके चलो अब उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। देखो हाँ, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट आयन, तो क्रोमेट आयन CrO4-2 का स्ट्रक्चर एंड द डाइक्रोमेट आयन आर शोन बिलो। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ठीक है, ये रहे हमारे दोनों स्ट्रक्चर। The chromate ion is tetrahedral, whereas dichromate ion consists of two tetrahedral sharing one corner, bond angle 126। कैसे? देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, हमने स्टार्टिंग में 11th में पढ़ा था। ओके ये सारे शेप, तो ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, ऐसा समझो नीचे ट्राइंगल है, नीचे ट्राइंगल है ऐसा समझो, वहाँ है और यहाँ है, तीन ऐसे, वैसे कॉर्नर पकड़ लो, वो कॉर्नर और मैं यहाँ पर, तो वहाँ पे है एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, तीन हो गए, और चौथा है यहाँ पर ऊपर। तो ऐसे ट्राइंगल मतलब पिरामिड है, 3D में देखो। ओके तो ये फैन है, फैन से मैं वो कॉर्नर पर कनेक्ट कर रहा हूँ, फैन से वो कॉर्नर पर भी कनेक्ट कर रहा हूँ, और फैन से यहाँ पर भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे बन गया। अब उसको पूरा का पूरा सरफेस बनाओ, तो ये जो फैन से वहाँ कनेक्ट किया और फैन से यहाँ कनेक्ट किया, तो ये एक सरफेस बन गई है। ओके फिर फैन से वहाँ कनेक्ट किया और फैन से यहाँ कनेक्ट किया, तो ये दूसरी सरफेस बन गई। वैसे फैन से वहाँ और फैन से वहाँ, तो वो तीसरी सरफेस बन गई। तीन सरफेस तो यहाँ बन गई हमारी, पिरामिड बन गया ना हमारा। तो कैसे बना, 1 2 और 3, और टेट्राहेड्रल चौथे कहाँ है, टेट्रा मतलब 4, तो चौथी है नीचे, वो 1 2 और 3 ये नीचे भी कनेक्टेड है। समझ में आ गया? ओके तो ऐसे नीचे वहाँ से यहाँ से वहाँ से, तो एक सरफेस, एक ट्राइंगल है नीचे, एक ट्राइंगल है ऐसे, एक ट्राइंगल है ऐसे, और एक ट्राइंगल है ऐसे, हो गई टेट्राहेड्रल सरफेस। ओके तो ऐसे ही ये सरफेस है, 3D में विजुअलाइज करना है। ओके तो ये देखो बीच में क्रोमियम है, ऑक्सीजन, मतलब क्या कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4, और Cr कितना है, 1। क्रोमेट बोल रहे हैं ना हम, CrO4। ओके क्रोमेट बोल रहे हैं। ओके तो क्रोमेट मतलब CrO4, तो CrO4, तो देखो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, वहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन। डन, ओके और यहाँ पर भी कौन है, ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, फैन भी ऑक्सीजन, और उस ये सबके बीच में ये पूरा पिरामिड बना है, उसके बीच में क्या है, क्रोमियम। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? तो ये है हमारा टेट्राहेड्रल। ओके पूछते हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन ही देते, पूछते हैं, ड्रॉ करना पूछते हैं। ओके नहीं तो बाकी सब फिगर में हम सिर्फ देख के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो पूछते नहीं है, ये पूछते हैं ड्रॉ करो, तो ऐसा ड्रॉ करना है। ओके बस ऐसे ही ड्रॉ करना है, सिंपली ऐसे ऐसे ट्राइंगल, देखो ऐसे बड़ा ट्राइंगल बना दो, फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, और फिर ट्राइंगल रब कर दो। तो ऐसे बनाना हो तो ऐसे बनाओ डायरेक्ट, या फिर ऐसे बना के फिर ऐसे ट्राइंगल तुम्हें ऐसे रब करना पड़ेगा नीचे से, तो फिर ऐसा बच जाएगा। ओके चलो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल है, डाइक्रोमेट में भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक कॉमन आ जाएगा। तो देखो क्या बनाना है हमें, अभी Cr2O7 बनाना है, तो ये O 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 6 और 1 7, कैसे हुआ टेट्राहेड्रल? देखो सिर्फ इतना को देखो, इतने को, ये एक टेट्राहेड्रल हो गया, ये एक टेट्राहेड्रल हो गया ना पूरा का पूरा एक, और फिर सिर्फ इसको देखो, ये दूसरा टेट्राहेड्रल हो गया, जैसे यहाँ देखा था वैसे ही। अंडरस्टूड, मतलब 2 ट्राइंगल है यार ऐसे 3D में ऐसे 2 ट्राइंगल है, ये एक टेट्राहेड्रल हमने बनाया था ना यहाँ से, ऐसा समझो डिट्टो इसके नीचे रूम है। ओके तो डिट्टो तुम ऐसा ही बना रहे हो, मतलब एक ये जो ट्राइंगल है यहाँ बनाया, वो कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर, ये जो ट्राइंगल बना वो कॉमन सरफेस, और उसी के नीचे दूसरा ट्राइंगल ऐसे पूरा, समझ में आया? ओके तो वो है हमारा ये सरफेस डाइक्रोमेट का। ओके तो वही है, और ये जो एंगल है CrOCr, ये जो एंगल है वो है 126 डिग्री। पूछते हैं ये नहीं पूछते, ओके लेकिन ये पूछते हैं, ये बॉन्ड लेंथ नहीं पूछते, 179 पिकोमीटर जो बीच वाले के साथ कनेक्टेड है उसका,
और 163 जो साइड वाले कनेक्टेड है उसका, वो जनरली नहीं पूछते, लेकिन ये पूछते हैं 1 मार्क्स में कि उनका एंगल कितना होगा सी आर और सी आर के बीच का, में पूछते हैं नहीं पूछते, वो किस में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में बता रहा हूँ। सीबीएसई और जेएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एनसीईआरटी में कहीं पर भी कुछ भी गिवन हो, एक्स्ट्रा में भी ब्रैकेट में गिवन हो, वहां से भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में। ओके चलो, सो सी आर और सी आर बॉन्ड एंगल है 126। तो ये था हमारे एक नेक्स्ट, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक अलग कंसेप्ट। ओके तो कंसेप्ट मतलब उसके शेप की बात कर रहे हैं। तो शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल है, और डाइक्रोमेट में भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन 2 टेट्राहेड्रल है जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर होता है। ओके तो ये शेप हमने समझा। फिर से क्या क्या समझा, सबसे पहले यूज, उसके बाद प्रिपरेशन के बाद हमने समझा क्रोमेट में से डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में से क्रोमेट इंटर कन्वर्टिबल है, वो समझा। वो समझने के बाद हमने समझा शेप दोनों के, एक का टेट्राहेड्रल और दूसरे का 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 ऑक्सीजन, जिनके बीच का एंगल है सी आर और सी आर का एंगल है 126 डिग्री। ओके नेक्स्ट, ओके चलो, हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज कर रहे थे इनको। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो तो हमने अभी पढ़ा। ओके and is extensively used as an oxidizing agent in organic chemistry. Done. Potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis. Volumetric analysis अब ये वापस यूज आए हैं, ये वापस यूज आए हैं। ओके पहला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की कि भाई दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर अब दोनों के यूज की बात कर रहे हैं। पहले किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे थे। अभी क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों की बात कर रहे हैं। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पर हम इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कहाँ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे कि तुम वो अभी लैब में करोगे वो कि भाई इतना ml ये डाल दिया तो इतना ये है, इतना नॉर्मल इतना नॉर्मल। ओके वॉल्यूम तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना कि इसका इतना वॉल्यूम, इसका इतना वॉल्यूम, तब जाके वो टाइट्रेशन हुआ। ओके एसिड इतना लिया, बेस इतना लिया फाइनल, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो कितना वॉल्यूम है वो तुम पता कर रहे हो, उसमें भी ये चीज यूज होती है। ओके पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, तो देखो Cr2O7 डाइक्रोमेट, उसमें तुमने डाल दिया एसिड, Cr2O7 डाइक्रोमेट, उसमें तुमने एसिड डाला। हमारे पास क्रोमेट था, उसमें एसिड डालते थे तो डाइक्रोमेट मिलता था। तुम्हारे पास ऑलरेडी डाइक्रोमेट है तो उसमें बेस डालोगे तो क्रोमेट मिलेगा ना, लेकिन एसिड डालोगे तो क्रोमेट मिलेगा नहीं, तो तुम्हें क्रोमेट चाहिए भी नहीं। ये दूसरी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। खुद का रिडक्शन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, गेन करेगा। ओके गेन करेगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे तो खुद का करेंगे रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो अभी ही हमने डिस्कस किया, अभी ही गिना था हमने, क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, अरे अभी गिना था ना, +6। अभी रिडक्शन हो रहा है तो +6 से बढ़ेगा या +6 से कम होगा, कम ही होगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, +6 है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो +6 से कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। और वैसे देखा जाए तो +6 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी तो हाईएस्ट ही +6 है। डन। ओके चलो, हाँ तो देखो क्या हो रहा है, Cr2O7 14H+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ओके तो वो क्या हुआ, देखो Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, Cr+3 में। तो सोचो कि Cr की +3 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके सो Cr+3 था किसमें, +6 में, गया किसमें, +3 में। अगर एक Cr+6 को दूसरे Cr3 में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे,
3, Cr+6 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cr+3 बन जाएगा, सिंपल। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब जाके वो Cr+6 में से Cr+3 बनेगा। तो अगर 2 क्रोमियम हो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्रोमियम हो तो 9, 4 हो तो 12, वैसे ही। तो यहां हमने कितने लिए हुए हैं? Cr2O7, 2 क्रोमियम लिए हुए हैं। एक क्रोमियम को प्लस, एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम के लिए 6, इसीलिए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अंडरस्टूड? ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया हमारा Cr+3 और 7H2O। यहां पर तुम बैलेंसिंग करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। 7 2 जा 14, तो देखो 14H+, ऑक्सीजन 7, तो ऑक्सीजन यहां पर 7, और क्रोमियम यहां पर 2, यहां पर भी 2, सिंपल था। ओके, तो क्या किया हमने यहाँ पर? किया क्या? हमारे पास है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में हमने एसिड डाल दिया, डाइक्रोमेट में एसिड डाला और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। एक Cr+6 है, वो Cr+3 में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, लेकिन Cr2O7 है, 2 Cr है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, Cr+6 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, H2O मतलब 7H2O। ओके, तो उसमें से 14H+ मिल रहा है। ये पूरा का पूरा बैलेंस कर लिया, और ये गिवन है, ये क्या है? Cr का पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। Cr का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 1.33 वोल्ट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो -1.33। ओके, चलो दैट्स इट। तो ये एक और था। क्या समझा हमने यहाँ पर? शेप के बाद अभी हमने फिर से यूजेस डिस्कस किए। यूजेस में वही चीज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों का यूज होता है, और सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है पानी में कंपेयर टू द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अच्छा, अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज होता है, वो भी डिस्कस किया। और एसिडिक सॉल्यूशन में हम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखेंगे तो ऐसे होती है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट, thus acidified potassium dichromate will oxidize iodize to iodine, iodides मतलब I-, आयोडाइड बोले, क्लोराइड, फ्लोराइड, वैसे आयोडाइड। तो आयोडाइड मतलब आयन है, वो I-, तो I- आयोडीन में कन्वर्ट होगा, तो I- में से I बन रहा है, ऐसा है। ऐसा ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैं सिंपल दिखा रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो I- में से वो बन रहा है I2, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, इसका 0, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये करना हो तो तुम ये यूज कर सकते हो, ये क्या मतलब K2Cr2O7 यूज कर सकते हो। तो यहाँ तुमने यूज कर लिया K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 यूज किया, लेकिन सर इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, उसका रिडक्शन के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? यहाँ पर इसको भी 6 देने पड़ेंगे, तभी वो 6 लेगा ना। समझ में आ रहा है? ये 6 ले रहा है तो कोई 6 देने वाला भी तो होना चाहिए, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कहां से लेगा 6? तो इसीलिए देखो पहले से ही यहाँ पर 2 है, 2 की जगह यहाँ कितना ले लिया है? 6 I-, एक I-, ओके, तो उसमें से फिर हाफ होगा, जैसे कि एक में ऐसा लिखो I-, तो उसमें से अगर मैं बोल रहा हूं कि I2 बन रहा है, तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए मुझे हाफ लिखना पड़ेगा, तो एक में से एक हो गया और ऊपर 0। समझ में आ गया? तो ये है, लेकिन ये कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा ना, ऑक्सीडेशन में तो लूज करना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन मुझे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया, तो यहाँ 6/2 हो गया, 6/2 मतलब 3, देखो ये आ गया 3। समझ में आया? पक्का? क्या किया? ये आधा लिखा था, वो समझ में आया ना, इसलिए आधा लिख के समझाया।
हम सिर्फ पहले एक ही चीज समझो कि I माइनस में से I2 बनना है। सर तो I ही लिखो, I2 क्यों लिखते हो? क्योंकि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होता है, Cl2 I2 F2। ओके, तो फिर बैलेंस तो नहीं हुआ, तो बैलेंस करो। ये बैलेंस कर दिया, देखो हाफ लिख दिया तो हो गया। यहाँ भी एक I है, यहाँ भी एक I है। अच्छा, अब इसका है -1, इसका है 0। -1 में से 0 कब जाएंगे? जब एक लूज करेंगे तब। तो यहाँ पर एक लूज कर दिया I माइनस। लेकिन Cr+6 में से Cr+3 वैसे भी 2 करने हैं हमें, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ भी 6 होने चाहिए, यहाँ 6 होने के लिए यहाँ भी 6 होंगे और यहाँ भी 6 होंगे। तो ये तो 6 ले लेंगे हम, ये 6/2 मतलब कितना हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 3। आया समझ में? ओके, अब ये जो लिखा हुआ, अभी ये दूसरा, ये सब अलग अलग केस है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो समझ गए हो तुम, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से तुम्हें समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ ही है शायद। अच्छा, ये दूसरे का लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक और दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास, अच्छा यही लिखता हूँ, देखो तुम ये इक्वेशन है हमारे पास, और दूसरा इक्वेशन में लिख रहा हूँ अभी जो लिखा था वो, फिर से गलती ना हो, I माइनस 1/2 I2, तो ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैंने लिया 6 एंड 6। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई। अब ये प्रोसेस हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बैलेंसिंग करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6I माइनस। ओके, तो यहाँ जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 6I माइनस, और इस साइड क्या होगा, इस साइड हो जाएगा 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दोगे तो क्या होगा, LHS में Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6I माइनस। 6 इलेक्ट्रॉन को अभी नहीं लिख रहा हूँ, देखो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कट हो गया, ये बन गया ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O प्लस थ्राइस I2। बैलेंस हो गया, देखो बैलेंस है ही ऑलरेडी, 3 दिन में 6, ये भी 6 है, क्रोमियम 2 14 कौन है, हाँ ये है 14, और H 14, ऑक्सीजन 7, तो ऑक्सीजन 7 डन। ओके, क्या किया, ये जो लिखा हुआ था, मतलब ये दो इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया। कौन सा, एक ये और दूसरा ये, डन। ये दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया, दोनों साइड से 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, बाकी जो है वो यहाँ लिख दिया। तो ये हो गई हमारी क्या, रेडॉक्स इक्वेशन। रेडॉक्स इक्वेशन हम रेडॉक्स पढ़ लिए ना ऑलरेडी, तो ये है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, ये है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दोनों को साथ में लिखा तो वो हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो ये कहाँ यूज होते हैं, अरे n नंबर जिस का ऑक्सीडेशन हो रहा है सब जगह यूज होते हैं, जिस का। यहाँ तो सिर्फ ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यहाँ डाले ही नहीं। तुम्हारे पास यहाँ पर अल्कोहल हो, उसमें से तुम अल्डिहाइड बनाओगे तो भी वही यूज होगा। तुम्हारे पास अल्डिहाइड है, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो भी K2Cr2O7, यहाँ भी K2Cr2O7, जहां ये तो किया ही है ना हमने, जहां ऑक्सीडेशन करना है तो हम यूज करते थे। स्ट्रॉन्ग है, डन, पक्का। दूसरे एग्जांपल भी गिवन है, देखो कौन से है, I का गिवन है, H2S का गिवन है, Sn का गिवन है, Fe का गिवन है। देखो सब में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, +2 का +4, +2 का +3। हाँ, यहाँ पे सल्फर का गिनेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, सल्फर का H का +2, तो H का +1 और +2, तो इसके -2, तो S का है -2 और यहाँ पर है S का 0, तो -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, सबका ही ऑक्सीडेशन ही है, देखो सबका, आयोडीन का, सल्फर का, Sn का, Fe का, सबका ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे K2Cr2O7 यूज करते हैं। डन। अब वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें वो दिखाई एक फुल करके, वैसे ही एक इन्होंने फुल करके दिखाई है इसके साथ, आयरन के साथ। देखो, the full ionic equation may be obtained by adding half the reaction for the potassium dichromate to the half the reaction to the reducing agent। जैसे कि ये जो इक्वेशन था वो डिट्टो लिख दिया, और ये दूसरा इक्वेशन है वो लिख दिया, तो LHS में 6Fe+2, RHS में 6Fe+3, बाकी ये जो RHS है वो लिख दो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कट। जैसे मैंने तुम्हें ये दोनों का बताया, वैसे इन्होंने ये दोनों का बताया है। अंडरस्टूड? ये पूछेंगे इसलिए। ओके, तो
ये तो गिवन है तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी गिवन हो और ये गिवन ना हो और से तुम्हें वो भी गिवन हो, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि भाई मेरे पास अल्कोहल है, जैसे तुम्हारे पास है प्रोपेनॉल और तुम्हें बनाना है प्रोपेनल अल्डिहाइड बनाना है, ओके अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाना है, तो तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, डन, पक्का समझ में आ गया। लेकिन फिर वहां पर क्या करोगे, वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम लेना क्या वो उसके मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ उसके अकॉर्डिंगली हमने ये जो मैंने लिखा था ये उसके अकॉर्डिंगली 6 लिया ना मैंने, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसलिए 6 लिया, ओके तो मैं सिंपली I माइनस से हाफ I2 बनता है तो वहां से 6 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलते नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, अंडरस्टूड। तो वो बैलेंस करना पड़ेगा, वो भी एक मार्क में पूछ सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है वो और जैसे कि हमने ये डिस्कस किया वो, डन। तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट वो कंप्लीट होता है, ओके। तो पूरा रिवीजन कर लेते हैं, चलो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, तो पूरे रिवीजन में स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन देखी, ओके तुम लोग भी याद करो, मैं भी याद करता हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने एप्लीकेशन यूजेस से स्टार्ट किया, तो लेदर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वहाँ से हमने बात की कि लेदर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा K2Cr2O7 यूज होता है। फिर दूसरा यूज क्या था, यस एजो कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी ये यूज होता है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। तो ये 3 यूज लिख लिया हमने, ओके। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले गड्ढे, जमीन को खोदो तुम्हारे घर के पीछे, तो गड्ढा खोदा तुमने, वहां से तुमने ओर निकाल लिया, तो ओर का फॉर्मूला क्या है, FeO × Cr2O3, FeO लिख दिया तो Cr2O3, अदरवाइज बुक जैसा लिखो तो 4 आ जाएगा, O4 हो जाएगा, ओके। सो FeO × Cr2O3 वो ले लिया तुमने, कंटेनर में ले लिया, ठीक है। 2 पाइप लगा दिए, 2 पाइप लगा दिए तो एक में जा रहा है ऑक्सीजन, दूसरे में जा रहा है सोडा, सोडा की जगह तुमने लिया हुआ, सोडा मतलब क्या लिया हुआ है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। अच्छा, अब क्या किया, गरम किया तो क्या मिलेगा, येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, वो है। दूसरा क्या मिला, Fe2O3, और क्या मिला, CO2, ओके। बैलेंसिंग क्या है, 4 8 7 8 2 8, 4 तुम्हें लेना है, सबसे पहले जो लिया वो ओर का मॉलिक्यूल है 4, फिर 4 8, तो 8 तुम्हें लेना है सोडा, ओके, और 7 लेना है ऑक्सीजन। 8 2 8, 8 आएगा तुम्हारा सोडियम क्रोमेट, फिर 8 2 आएगा फेरिक ऑक्साइड, और 8 वापस आ जाएगा CO2, ओके। तो वो हमारा बैलेंसिंग भी हो गया। अच्छा, अब तो ये जो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट है वो अच्छा सॉल्यूबल है, ओके। तो उसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल दिया वो डिजोल्व हो गया तो उसको फिल्टर कर देंगे तो वो तो डिजोल्व है, मतलब पानी के साथ साथ नीचे आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा Fe2O3, CO2 तो वैसे ही गैसियस है, निकल गया, सेपरेट हो गया। अच्छा, अब नीचे जो आया है वो येलो कलर का सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है, इसमें हम एसिड डालेंगे, तो हमने डाल दिया H2SO4 डाल दिया, तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और ये ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें गिवन था Na2Cr2O7 × 2H2O, उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो बोली है वो थी हमारी वही, क्या Na2 है, हाँ K2 नहीं है, हाँ, तो Na2CrO4, उसमें तुम डालोगे एसिड, मतलब H+, 2H+ जो भी था वो डालोगे, तो तुम्हारा बनेगा Na2Cr2O7, तो यहाँ पर हमारा बन गया सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। तो लेकिन हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवा दी हमने KCl के साथ, तो K Na को रिप्लेस कर देगा, तो फिर वो NaCl बन जाएगा और K यहाँ बैठ जाएगा, तो Na2Cr2O7 में से हमारा बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, डन, ये बन गया हमारा, ठीक है। आगे
ये जो बन गया उसमें आगे हमने डिस्कस किया कि जो सोडियम क्रोमेट है और सोडियम डाइक्रोमेट है वो दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। तो अगर सोडियम क्रोमेट है उसमें हमने एसिड डाला था तो डाइक्रोमेट मिला था, तो डाइक्रोमेट में बेस डाल देंगे तो वापस क्रोमेट मिल जाएगा, वो बताया। उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे होता है, तो पीएच के ऊपर होता है कि तुम्हारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है तो तुम उसकी पीएच बढ़ाओगे तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, या पीएच कम करोगे तो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली लिख लेना। डन। हमें जितनी एक ही चीज़ याद रखनी है, क्रोमेट में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट मिला, तो एसिड डाला मतलब पीएच कम कर दी, ओके, और बेस डाला मतलब पीएच बढ़ा दी, ओके, यस। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर से एक बार हमने उसके यूजेस वापस डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में K2Cr2O7 यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, ये सब डिस्कस किया हमने। फिर हमने बीच में बात की शेप की, ओके, तो शेप की बात की तो जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट है वो टेट्राहेड्रल शेप का है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो भी टेट्राहेड्रल शेप का है, डबल टू टेट्राहेड्रल ऐसा बोलेंगे हम, जिसमें एक ऑक्सीजन कॉमन है, जिसमें CrO-Cr के बीच का एंगल है 126, और शेप तुम्हें ड्रॉ करने के लिए पूछेंगे तो ये रूम का जैसे हमने समझा वैसे ही याद रखना। 3 यहाँ पर इकट्ठा कर दिए, एक को ऊपर इकट्ठा कर दिया तो 4 हो गए, और बीच में Cr है तो ये बन गया टेट्राहेड्रल। वैसा ही डिटो टेट्राहेड्रल नीचे भी है तो वो बन गया डाइक्रोमेट का, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम समझते हैं उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो। तो हमारे पास सपोज क्रोमियम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में बेस डालेंगे तो क्रोमेट बन जाएगा, लेकिन हम बेस नहीं एसिड डाल रहे हैं, ओके, तो क्रोमेट बनेगा नहीं। तो एसिड डाल रहे हैं तो होगा क्या, एसिड डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एसिड डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इनका क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का तो रिडक्शन ही करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और फिर वो कन्वर्ट हो जा रहा है Cr+6 में से Cr+3 में। वो भी हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्रोमेट हो या सोडियम डाइक्रोमेट हो, या पोटेशियम क्रोमेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, दोनों में ही Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, तो वो +6 में से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। एक Cr एक Cr+3 में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, लेकिन हम तो Cr2 ले रहे हैं, Cr2O7, तो Cr2 है तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी के भी साथ रिएक्शन करवाओ, किसी का भी तुम ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इन शॉर्ट तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। हमने आयोडीन का एग्जाम्पल लिया, तो आयोडीन के एग्जाम्पल में हमने 6 आयोडाइड का आयन लिया, 6 मॉलिक्यूल्स लिए, तो उसमें से हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं I2, और 6 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए। वही 6 इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे और Cr का हो जाएगा रिडक्शन और I का हो गया ऑक्सीडेशन। ये हो गई टोटल रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे ही दूसरी सल्फर का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है, फिर आयन का Fe का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है, Sn का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है, और जो नहीं दिखाया गया वो भी तुम लिख सकते हो। अल्कोहल में से अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, अल्डिहाइड कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, ये सारे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। और उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्रोमियम के लिए गिवन था 1.33। डन, ओके, ये पूरा रिवीजन भी हो गया, याद रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लिए, याद रख लिए। अब उसको तुम सेल्फ स्टडी में पढ़कर लिख कर ट्राई करना, ओके। जो बहुत मैं मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स तो लिख कर ही करना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे आज वो फिजिक्स में डेरिवेशन किए थे कल और आज, तो वो तुम्हें लिख कर करने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थियरी, वो तुम लिख कर नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा डेरिवेशन है, ऐसा कुछ है तो वो तो लिख कर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ऐसे देख लोगे कि हाँ 4a² cos² 5/2 ऐसे देख कर लोगे तो नहीं चलेगा, वो अभी याद रह जाएगा, फिर लिखने के टाइम पे cos² था या cos था, ऐसे फिर वैसे क्वेश्चन होंगे, ओके। तो वो जो डेरिवेशन टाइप है या ऐसी थियरी है केमिस्ट्री में, वो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। बाकी सब चीज़ें प्रैक्टिस तुम लिख कर नहीं करोगे, लिख कर ही करना है सब कुछ, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, तो सब कुछ तो लिख कर अभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत वास्ट सिलेबस है।
तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक तो तुम्हें लिख कर ही करना है कि जिनके आने के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके डन। तो ये था पूरा का पूरा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट।